पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुगर इंडस्ट्री के 14 प्रॉब्लम्स देखे। अब यहां से पॉइंट नंबर 15 से कुछ हम और प्रॉब्लम्स देखते हैं। 15वें नंबर का प्रॉब्लम है स्टेट गवर्नमेंट फिक्सेस कोटा फॉर डिफरेंट एंड यूजर्स ऑफ मोलेसेस एंड रेस्ट्रिक्ट्स देयर मूवमेंट पर्टिकुलरली अक्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज। कहने का मतलब यह है कि शुगर इंडस्ट्री में जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं मोलेसेस और बैगेस, इस बाई प्रोडक्ट का क्या उपयोग किया जाएगा, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है। जैसे मान लीजिए हम चीनी बना रहे हैं शुगर केन से और उसमें 10 लीटर हमारे पास मोलेसेस बना, सीरा 10 लीटर हमारे पास बना, तो उस 10 लीटर सीरा में से हम कितने लीटर सीरा का उपयोग अल्कोहल बनाने में कर सकते हैं, फिर उस सीरे को हम खुद कंज्यूम करेंगे या उसको किसी दूसरे स्टेट को हम बेच सकते हैं। इसके लिए कुछ कोटा जो है हर स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। ठीक है, इससे भी जो मिल मालिक हैं जो शुगर इंडस्ट्री को रन करते हैं उनको ये दिक्कत आती है कि बाई प्रोडक्ट को वो अपने हिसाब से उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है ना, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि इससे हमारी जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, इनको जो लाभ मिलने वाला है, उसमें ये स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। ठीक है, 16वीं बात है मिल्स आर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेलिंग पावर जनरेटेड फ्रॉम बैगेस टू अदर स्टेट्स। अब ये जो मिल मालिक होते हैं शुगर इंडस्ट्री में, इनको एक छूट दी गई है कि ये जो बैगेस है यानी कि जो खोई गन्ने का निकलता है उसमें से वो पावर जनरेट कर सकते हैं, विद्युत पैदा करने का कोई प्लांट वगैरह सेटअप कर सकते हैं, लेकिन उससे जितनी विद्युत वो पैदा करेंगे उसे वो किसी दूसरे स्टेट को नहीं बेच सकते, चाहे दूसरा स्टेट उसको अच्छी कीमत देकर के क्यों ना उनसे बिजली खरीदना चाहे। 17वें नंबर पे मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया। क्या है मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया? माने न्यूनतम दूरी का नियम। क्या है न्यूनतम दूरी का नियम? मिनिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर बिटवीन टू शुगर मिल्स, यानी दो शुगर मिल के बीच का रेडियल डिस्टेंस 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके कारण छोटे छोटे मिल, लेकिन 15 किलोमीटर के भीतर ही आपको एक मिल जो है वो जो लगा लगाया मिलता है। ठीक है, तो छोटे छोटे साइज के मिल्स, इसके कारण जो है तो मिलों की संख्या तो ज्यादा है लेकिन छोटे हैं। ठीक है, इस क्राइटेरिया के कारण। 18वें नंबर पे ड्यूअल शुगर केन प्राइसिंग सिस्टम। गन्ने की जो कीमत तय की जाती है सरकार द्वारा वो दो प्रकार की होती है। पहला है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, यानी उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य, एफआरपी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। ये जो एफआरपी है इट इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। सीएसीपी क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो एमएसपी को डिक्लेयर करने का काम करती है, एमएसपी को रिकमेंड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। ठीक है, और हम ये सीएसीपी वगैरह सब हम जब एमएसपी पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर में, वहां हमने डिटेल से बात किया है। तो ये जो एफआरपी है इसको डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके लिए रिकमेंडेशन देती है सीएसीपी। जब सीएसीपी का रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट इत्यादि से भी कंसल्ट करके और एक एफआरपी घोषित किया जाता है गन्ने के लिए। एफआरपी है क्या? इट इज द मिनिमम प्राइस पेड बाय मिल्स टू द शुगर केन फार्मर्स। यानी एफआरपी वह न्यूनतम कीमत है जो गन्ना जो शुगर मिल वाले शुगर केन फार्मर्स को देते हैं, अर्थात इससे कम कीमत पर गन्ना नहीं बेचा जाएगा। एफआरपी का ये मतलब है, एक प्रकार से एफआरपी एमएसपी ही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं दूसरा जो नंबर का प्राइस है वो है स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, एसएपी। ये भारत के सभी राज्यों में ये सिस्टम नहीं है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है एफआरपी, लेकिन ये एसएपी स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। तो कुछ स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऐसे कुछ राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट एफआरपी के ऊपर भी कुछ थोड़ा ज्यादा अमाउंट गन्ना के किसानों के लिए घोषित करती है और उसको एफआरपी में ऐड कर दिया जाता है। मान लीजिए कि सरकार ने तय किया कि हम 3000 रुपए क्विंटल गन्ना खरीदेंगे और 3000 रुपए यहां पर क्या है? एफआरपी।
तो एफआरपी जितना डिक्लेयर कर दिया जाता है उससे कम कीमत पर गन्ना नहीं बेचा जाएगा ये जो शुगर मिल वाले हैं उनको। लेकिन कुछ राज्य सरकार अपने किसानों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहते हैं तो वो एसएपी भी डिक्लेयर करते हैं जिसमें एफआरपी इंक्लूड होता है। इसलिए एसएपी जो है डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स और यूजुअली हायर देन एफआरपी, एफआरपी से ज्यादा होता है। तो 3000 रुपए क्विंटल यदि एफआरपी डिक्लेयर किया गया और मान लीजिए कोई विशेष राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश है, उसने 200 रुपए एक्स्ट्रा उसमें एडअप कर दिया, तो वो जो 200 रुपए एक्स्ट्रा एडअप किया गया वो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस के अंतर्गत किया गया और इस प्रकार गन्ने की जो टोटल एमएसपी बनेगी वो बनेगी 3000 एफआरपी और 200 रुपए एसएपी यानी 3200 रुपए। ठीक है, तो ये एफआरपी तो भारत के सभी राज्यों में लागू है, लेकिन ये एसएपी हर स्टेट गवर्नमेंट जो कुछ नियम बना करके इसको लागू करते हैं ये वहीं लागू होती है, हर राज्य में लागू नहीं होती। उत्तर प्रदेश में लागू है, कर्नाटक में लागू है, तमिलनाडु में लागू है, ऐसे कुछ राज्यों में ये लागू होता है। ठीक है, तो ये डुअल प्राइसिंग सिस्टम जो है कुछ राज्यों में है, इसके कारण भी गन्ना मिल वालों को बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, कि भाई कम से कम सरकार ने तय किया कि उतनी कीमत पर हमको खरीदना पड़ेगा, तो गन्ना मिल के जो मालिक है उनके पास से बार्गेनिंग पावर चली जाती है। ठीक है, चलिए दो मुद्दे हो गए। 19वें नंबर पे गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हेंस इंडियाज वर्ल्ड शेयर इन शुगर एक्सपोर्ट इज वेरी लेस, दैट इज 4%। भारत में जो शुगर है, चीनी है, उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर सरकारी नियम कानून लागू होते हैं और उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, इसलिए जो शुगर है वो फ्रीली ट्रेडेबल गुड्स नहीं है, अर्थात आप बिना किसी टैक्स के देश के बाहर उसको एक्सपोर्ट कर दो या किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके कारण क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सरकार का नियंत्रण है, इसलिए भारत जो कि दुनिया का 17% चीनी उत्पादित करता है वो केवल 4% ही एक्सपोर्ट कर पाता है। इसलिए इंडिया का शेयर जो है एक्सपोर्ट में कम है। इसलिए रंगराजन कमेटी 2012 में बनाई गई थी, उन्होंने इन सारे चीजों को खत्म करने की बात कही गई थी, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इत्यादि को खत्म करना, उस पर किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाना, ऐसे तमाम रिकमेंडेशंस दिए गए थे, वो हम आगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में देखेंगे। ठीक है, अगली बात, कंपल्सरी जूट पैकेजिंग अंडर जेपीएम एक्ट 1987, जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987, जेपीएम एक्ट हम जूट वाले में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि कम से कम 20% जो पैकेजिंग है शुगर की वो जूट से बने पदार्थों से होगी, जूट के बने बोरे, जूट के बने कोई और पैकेजिंग मटेरियल उस पे होगी। ठीक है, इसके ऐसा होने के कारण गन्ना के जो मिल मालिक है उनका कहना है कि अगर हम इसकी जगह प्लास्टिक की बोरी या कोई और दूसरे प्रकार का आइटम पैकेजिंग करने पे लेंगे तो हमें वो ये जो हम जूट की बोरियां लेते हैं उससे काफी कम कीमत पे हमारा पैकेजिंग हो जाएगा और हमारा जो टोटल कॉस्ट है गन्ने का वो कम हो जाएगा, बाजार में चीनी कम कीमत पे जाएगी और उसका सेल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए 21वें नंबर की बात है, लो रिकवरी रेट ऑफ शुगर। लो रिकवरी रेट ऑफ शुगर का मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो भारत में कम है। हम 10 किलोग्राम गन्ना से 1 किलोग्राम चीनी बनाते हैं, ये आपका रिकवरी रेट कहलाता है। तो ये रिकवरी रेट या इनपुट आउटपुट रेशियो भारत में काफी कम है, जबकि इजिप्ट जैसे कुछ देशों में लगभग 5.5 किलोग्राम गन्ने 6 किलोग्राम गन्ने से 1 किलोग्राम चीनी जो है वो प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये 21 प्रॉब्लम्स हमने शुगर इंडस्ट्री की देखी। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है। पहली इंपॉर्टेंट बात है इंपोर्ट ड्यूटी हाइक फ्रॉम 50% टू 100%। भारत का शुगर भारत में ही रहे और उसका किसी दूसरे देश में इंपोर्ट ना हो, क्योंकि भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है शुगर का, इसलिए भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 50% से बढ़ाकर 100% कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी जितनी ज्यादा होगी भारत से बाहर जाने वाला जो भी प्रोडक्ट है उसकी मात्रा में कम हो जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होगी तो दूसरे देश में हमारी प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी और वहां उसकी सेल कम हो जाएगी और यहाँ इंडिया में उस चीज की अवेलेबिलिटी पर्याप्त हो जाएगी। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो एक तरफ हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया लेकिन दूसरी तरफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, इसके मैंने थोड़ा गलत बना दिया। इंपोर्ट ड्यूटी हाइक माने अगर हम बाहर के देशों से गन्ना चीनी बुलाते हैं तो उसको महंगा करने के लिए भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी 50% से बढ़ाकर 100% कर दिया है और एक्सपोर्ट यानी भारत का चीनी बाहर के देशों में जा सके इसके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया है। बफर स्टॉक ऑफ शुगर 30 लाख टन का चीनी का बफर स्टॉक बनाया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति में यदि चीनी की कमी बाजार में होती है
तो वहां से उसको रिलीज करके उसकी प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। चौथे नंबर पे है प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट सब्सिडी फॉर शुगर केन। भारत सरकार शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स को ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि के लिए भी सब्सिडी प्रोवाइड करती है। पांचवें नंबर पे एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं शुगर के, उसके माध्यम से एथेनॉल बनाकर के उनको पेट्रोल वगैरह में मिलाया जा सके, इसके लिए भारत सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके बारे में हम लोग इसके पहले कई बार इसका हम चर्चा कर चुके हैं। छठवें नंबर पे शुगर डेवलपमेंट फंड, एक फंड बनाया गया है जिसका नाम शुगर डेवलपमेंट फंड रखा गया है, चीनी विकास निधि। इसको बनाया गया शुगर सेस एक्ट 1982 के अंतर्गत। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार शुगर इंडस्ट्री पे कुछ सेस लगाती है। सेस माने अधिभार, ठीक है, टैक्स के ऊपर लगने वाला छोटा सा एक टैक्स, उसको सेस कहते हैं। तो ये जो सेस है शुगर इंडस्ट्री में लगने वाला सेस, उस सेस से जितना पैसा आएगा उसको इस फंड में रखा जाएगा और फिर इस फंड में जो पैसा है उसका उपयोग शुगर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। सातवें नंबर पे नीति आयोग टास्क फोर्स ऑन शुगर केन एंड शुगर इंडस्ट्री। नीति आयोग ने एक स्पेशल टास्क फोर्स, जिसमें कुछ स्पेशलिस्ट लोग हैं, उनको रख करके एक टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है कि भारत में शुगर केन का प्रोडक्शन और शुगर इंडस्ट्री का वेलबींग, शुगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे किया जाए। आठवें नंबर पे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर मिल्स काफी पुरानी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, पंजाब, ये ट्रेडिशनल बेल्ट हैं जहां पर गन्ना इंडस्ट्री बहुत, शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी उद्योग बहुत पहले से डेवलप्ड है, इसलिए उनकी जो मिल्स वगैरह हैं, मशीनरी वगैरह है, वो पुराने हो गए हैं। तो वहां पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है उन राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार की मदद से किए जा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गन्ने की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, चीनी की क्वालिटी कैसे इंक्रीज किया जाए, चीनी का मीठापन कैसे बढ़ाया जाए, इन तमाम चीजों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ बॉडीज हमने जो है भारत सरकार ने एस्टैब्लिश कर रखा है, जैसे कि शुगर केन रिसर्च सेंटर रायबरेली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखिए। एक बार पूछ लिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहां लोकेटेड है, लखनऊ में। लेकिन अब ये तीनों शुगर से रिलेटेड हैं, तो शब्दों में आपको ध्यान रखना है कि शुगर केन रिसर्च सेंटर पूछा है या क्या पूछा है, उसका हेडक्वार्टर कहां है। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ स्पेशल बॉडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, और ये तीनों जो है ये तीनों इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। 9 बात होगी। 10वीं बात, कमिटीज एंड पैनल्स। भारत सरकार ने, कुछ राज्य सरकारों ने समय समय पर कमिटी और पैनल्स बनाए हैं, जिनको ये टास्क दिया गया कि आप बताइए कि शुगर इंडस्ट्री को कैसे हम और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको और भारत में बढ़ा सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए रंगराजन कमेटी 2012 में बनाई गई थी, जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि शुगर पे लगने वाला सेस हटा दिया जाए, शुगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह को फ्रीली कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया जाए। माने यही सब बातें रंगराजन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, जो इधर भारत सरकार ने किया है। बफर स्टॉक बनाया जाए, ठीक है, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी, उसी के हिसाब से ये गवर्नमेंट ने कदम उठाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी शुगर इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगले नंबर पे, केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री, यानी रसायन एवं उससे जुड़े हुए उद्योग, यानी रसायन, पेट्रोकेमिकल और उससे जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, ये सारी की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री जो है 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत में 4थी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। पहली कौन है, टेक्सटाइल, दूसरी कौन है, आयरन एंड स्टील, तीसरी कौन है, इंजीनियरिंग गुड इंडस्ट्री, और चौथी है केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री। ये जो केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री है, यानी कि रसायन एवं उससे जुड़ा हुआ इंडस्ट्री, तो वो नॉलेज एंड कैपिटल इंटेंसिव, यानी इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए पूंजी भी चाहिए और साथ में जो है नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो ज्ञान और पूंजी दोनों इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जरूरी है। इस इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है 2.7%। एम्प्लॉयमेंट 10 लाख लोगों को लगभग रोजगार प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरिंग 10%, यानी टोटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की यदि हम बात करें तो उसमें 10% कंट्रीब्यूशन केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री का है। एक्सपोर्ट, भारत जितना एक्सपोर्ट करता है उसमें 12.5% कंट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री का है, और भारत जितना इंपोर्ट करता है उसमें 14.5% कंट्रीब्यूशन जो है
केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री का है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि भारत एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है। इसका मतलब केमिकल इंडस्ट्री में भारत इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें इंडिया 90% तक जो है इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ इंडस्ट्री में तो हम लोग ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री की बात करें, उसमें ओवरऑल हम बता सकते हैं कि भारत इसमें इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए एक और जानकारी देखते हैं। ये जो केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री है, ये भारत में यदि हम दुनिया की केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री के हिसाब से दुनिया को रैंक करना चाहें तो भारत एशिया में चौथे नंबर पे और दुनिया में 7वें नंबर की बड़ी केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री वाला देश है, और ये इंपोर्ट डिपेंड ये करता है। ठीक है, अब इसके अंदर घुस के एक एक एसिड, एक एक केमिकल के बारे में हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल हमने केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री का यहाँ पर जो है वो देख लिया। अब केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है पेट्रोकेमिकल। ठीक है, पेट्रो रसायन इसको हिंदी में कहते हैं। क्या है ये पेट्रो रसायन? पेट्रोकेमिकल्स डेराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो पेट्रोकेमिकल है इसको कहां से प्राप्त किया जाता है? इसको प्राप्त किया जाता है पेट्रोकेमिकल पदार्थों से, यानी कच्चे तेल से इनको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और पेट्रोकेमिकल्स के एग्जाम्पल में क्या है? पॉलीमर एक पेट्रोकेमिकल है, सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर, लुब्रिकेंट्स, रॉ मटेरियल फॉर सोप एंड डिटर्जेंट इत्यादि, ये सब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय गुजरात एंड तमिलनाडु। तो स्वाभाविक बात है, जिस राज्य में ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल निकाला जाता है, जहां ज्यादा मात्रा में रिफाइनरीज है, वहीं पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल रीजन्स, भारत में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए 4 विशेष स्थान भारत सरकार ने चिन्हित किए हैं और वहां पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके। और वो 4 जगह कौन कौन से हैं? नंबर 1 विशाखापट्टनम, नंबर 2 दहेज, नंबर 3 पारादीप और नंबर 4 कुड्डालोर एंड नागापट्टिनम, तमिलनाडु। इसमें गिनती में हम चौथे नंबर में 2 सिटीज हैं, लेकिन उसको गिनती में हम 1 गिनेंगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक प्रोडक्ट है वो है पॉलीमर, और पॉलीमर के अंतर्गत आता है आपका रबर और प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने 6 प्लास्टिक पार्क्स की स्थापना की है। ये 6 प्लास्टिक पार्क्स कहां-कहां लोकेटेड हैं? एक है तामोट मध्य प्रदेश में, दूसरा जगत सिंहपुर उड़ीसा, तीसरा तिनसुकिया वेस्ट बंगाल, चौथा देवगढ़ झारखंड, पांचवा बिलौआ मध्य प्रदेश और छठवा थिरुवल्लुर तमिलनाडु। These are the 6 plastic parks located in various parts of country. अब हम देखते हैं कि जो भारत में केमिकल और पेट्रोकेमिकल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पीएसयू और इंस्टीट्यूट जो उस क्षेत्र पर उनका प्रोडक्शन करते हैं, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो पहला है इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई में है। पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, बड़ोदरा और नालधारी, ये दोनों गुजरात में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट शॉर्ट में इसको बोला जाता है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, चेन्नई में लोकेटेड है। अगला द नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई में है। ट्रॉम्बे यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां पर विभिन्न प्रकार के एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब वहां पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रॉम्बे मुंबई के पास लोकेटेड है। अगला है इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट, मुंबई में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में लोकेटेड है। इसी के साथ हमारा पेट्रोकेमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्री भी यहां पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।